जय हिंद दोस्तों एवं भाई बहनों सभी को। आज इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर देखने जा रहे हैं मेरे भाई एवं बहना। आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई, जिसका नाम है संसाधन एवं उपयोग। यहाँ से ढेर सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा मेरे भाई एवं बहना। आपका एक ही काम है, चलिए क्लास बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। जल संसाधन, जल को हम लोग वाटर बोलते हैं और संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्सेज बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको भाई बता चुके हैं संसाधन क्या होता है। संसाधन क्या होता है हम पहली क्लास में आपको बताए हैं। संसाधन वो होता है जो हम लोग यूज करते हैं। हम क्या बोले भाई? संसाधन वो होता है जो हम लोग उपयोग करते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ मेरे भाई, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। हमने क्या बोले मेरे भाई एवं बहना? तो उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। जैसे आप मतलब मोबाइल के माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं मेरा भाई, तो आप इस मोबाइल के माध्यम से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको है ना संसाधन एवं उपयोग चैप्टर आप है ना जानकारी आपको हो जाएगा। तो बताइए मोबाइल के माध्यम से आपका ये वीडियो उपयोग हुआ कि ना आपके लिए? तो उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती है मेरे भाई? संसाधन। हम पहली क्लास में इसको बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, तभी इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरा समझ आए मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल संसाधन। धरती पर जीवन के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सबसे पहली बात हम क्या बोले भाई? धरती पर जीवन के लिए जल जो है सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक आपका प्राकृतिक संसाधन होता है, एक मानवकृत संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधन जो मानव के द्वारा है ना, आपका प्राकृतिक संसाधन सॉरी मेरे भाई, प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होता है, जो प्राकृतिक के द्वारा क्या होता है प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जो मानव के द्वारा प्राप्त होता है हम उसे मानवकृत संसाधन कहते हैं मेरे भाई। तो धरती पर जीवन के लिए, लाइफ के लिए, जीवन जीने के लिए, धरती पर जीवन के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। सबसे पहली बात है मेरे भाई, जल आपका क्या एक संसाधन है, और संसाधन में ये प्राकृतिक संसाधन है। कैसे संसाधन है? जितने भी संसाधन है सभी आप, और बहुत सारे संसाधन, दो तरह के संसाधन होते हैं मेरे भाई। धरती पर जीवन के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन कई होते हैं, जैसे आपका भूकंप, ये प्राकृतिक संसाधन है। हिम संकलन, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन प्राकृतिक में भी ये क्या है मेरे भाई? महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन। जल जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कैसे है तो मेरे भाई समझिएगा, धरती पर जीवन के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। या जो है कृषि, कृषि मतलब मेरे भाई खेती बाड़ी, यानी खेती करने के लिए जल का उपयोग होता है, जल का उपयोग करते हैं। उद्योग, कल कारखाने में है ना, फैक्ट्री में जल का उपयोग करते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा एक बात कही जाए इंपॉर्टेंट बात, तो भाई बिजली भी क्या होता है आपका पानी से ही बनता है, जल से ही बनता है। तो बताइए मेरे भाई जल कितना आपका महत्वपूर्ण संसाधन है? तो ये बहुत ही ज्यादा क्या महत्वपूर्ण संसाधन है। 80% भारत का जो बिजली बनता है मेरे भाई आपका पानी से यानी जल से बनता है। यानी और आपका जो है 20% ही बिजली क्या होता है? कोयला से बनता है। क्योंकि कोयला यानी झारखंड में और ऐसे ऐसे एक दो गिने चुने राज्य में है, अधिकांश आपका जो बिजली हम लोग को घरों तक आता है किससे बनता है मेरे भाई? जल से बनता है। तो इसलिए धरती पर धरती पर जीवन के लिए यानी जीवन जीने के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल के बिना क्या है भाई? जीवन संभव नहीं है ना। जल के बिना मनुष्य यानी जी नहीं सकते हैं। तो इसलिए जल क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। या कृषि, खेती के लिए, उद्योग के लिए, ऊर्जा के लिए, उत्पादन के लिए, घरेलू कामों में भी इसका बहुत अधिक उपयोग है। घरेलू कामों में भी सबसे अधिक उपयोग जल का होता है मेरे भाई। जैसे आपका कपड़ा धोने के लिए, खाना खाने के लिए भाई, नहाने के लिए है ना, क्या होता है? जल का उपयोग होता है।
घरेलू काम जैसे आपका बोले भाई है ना, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए, है ना, और खाना खाना मतलब खाते हैं तो मतलब हाथ धोने के लिए। तो ये क्या होता है, घरेलू कामों में भी जल का क्या होता है, बहुत ही उपयोग है, बहुत ही ज़्यादा उपयोग है घरेलू कामों में। यानी कह लीजिए आप है ना, नहाने में, कपड़ा खींचने में, अगर खाना खा, अगर ब्रश करते हैं मेरे भाई तो कुल्ला भी जल से करते हैं। अगर मान लेते हैं 3 बार खाना खाते हैं दिन भर में, अगर मान लेते हैं खाना 3 बार खाते हैं दिन भर में, तो हाथ 6 बार धोएंगे, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। तो जल का देखिए कितना उपयोग है घरेलू कामों में। तो घरेलू कामों में इसका क्या बहुत ही उपयोग है। अगले पॉइंट को समझते हैं। पृथ्वी के सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। पृथ्वी के सतह का 3/4 भाग जो है मेरे भाई, ये जल से क्या है, ढका हुआ। पृथ्वी के सतह का 3/4 भाग, अगर कहा जाए 4/4 में, मतलब जो है 3/4 क्या है, जल है। यानी 4/4 पूरे पृथ्वी को है ना, हमारी पृथ्वी 4/4 में लेते हैं, तो 3/4 क्या है मेरे भाई, जल है। यानी जल से क्या है, ढका हुआ, जल है हर जगह। पृथ्वी के सतह का 3/4 भाग जो है जल से क्या है, ढका है, कहा जाए। यानी 3/4 यानी ज़्यादा से ज़्यादा 71% क्या है हमारी पृथ्वी पर, यानी जल है। हम यानी 71% क्या है, जल है, और 29% क्या है, भूमि यानी स्थल है, जिस पर हम लोग रहते हैं। अब समुद्र में जाकर घर नहीं दे दीजिएगा मेरे भाई, नदी में जाकर नहीं दे दीजिएगा। पृथ्वी के अधिक स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण, पृथ्वी के अधिक स्तर पर, पृथ्वी के अधिक भाग पर, यानी जल की उपस्थिति के कारण, पृथ्वी के अधिक स्तर पर जल है, तो जल की उपस्थिति के कारण, पृथ्वी के अधिक स्तर पर, पृथ्वी के अधिक भाग पर जल की उपस्थिति के कारण ही इसे पृथ्वी को यानी नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है मेरे भाई, तो हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक जल है। जल की उपस्थिति के कारण, इतने सारे ढेर सारे जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगर हम पृथ्वी को देखते हैं ऊपर से मेरे भाई, तो मानचित्र में यानी मैप में कैसा दिखता है, ये नीला दिखता है। क्यों, जल अधिक है हमारी पृथ्वी पर, तो जल की उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। अगले पॉइंट जानते हैं मेरे भाई। पृथ्वी पर 71% जल है। कितने मेरे भाई, पूरे अगर मान लेते हैं पूरे पृथ्वी को 100% मान लेते हैं, तो जिसमें कि पृथ्वी पर 71% जल है और 29% भूमि है। यानी 71% क्या है, जल है, और 29% भूमि स्थल है। पृथ्वी पर 71% जल और 29% भूमि है। विश्व के अगले पॉइंट, विश्व के कुल का यानी 96.5% जल महासागरों में यानी समुद्र में पाया जाता है। पूरे जल को अगर मान लेते हैं भाई 100%, तो उसमें से विश्व के, पूरा दुनिया के, पूरे संसार के जल को अगर 100% मान लेते हैं, तो विश्व के कुल जल का यानी 96.5% जल जो है ये महासागरों में यानी समुद्र में पाया जाता है। जो क्या होता है मेरे भाई, खारा होता है, यानी खाने का मतलब जो कि पीने लायक नहीं होता। नहीं तो उसको मतलब पीने में यूज कर सकते हैं, नहीं नहाने में यूज कर सकते हैं, नहीं उसको मतलब खाने में यूज कर सकते हैं। मतलब नमक बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। यानी 1 गिलास आप लीजिएगा पानी समुद्र का, तो उसमें 3 चम्मच नमक आपको मिलेगा। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं, है ना मेरे भाई, तो उसमें बहुत ढेर सारे नमक आपको मिलेगा, जो कि पीने लायक नहीं है। और नहाएंगे भी भाई तो है, नहा भी आप नहीं सकते हैं। नहाए अगर मान लेते हैं, अगर क्या करते हैं उसमें कोई कपड़ा धोने के लिए उसको मतलब सर्फ वगैरह देते हैं, है ना, तो क्या करना होगा, थोड़ा सा सर्फ हम लोग देते हैं मात्रा में, हाथ से अपने 2 चम्मच 3 चम्मच हाथ से मात्रा में, तो बहुत सारे मतलब क्या होता है ना, कपड़ा खिंचाने के लिए फैन मतलब ऊपर आ जाता है। उफान मतलब फैन का नहीं मतलब बहुत सारे ढेर सारे फैन हो जाता है। लेकिन उसमें कहने का मतलब एक बाल्टी भी सर्फ मतलब हम ले लेंगे, उसमें 1-2 पैकेट भी सर्फ दे देंगे, तो क्या होगा, है ना, कपड़ा खिंचाने लायक वो पानी नहीं बनेगा मेरे भाई। तो विश्व के कुल जल का 96.5% जल महासागरों में यानी समुद्र में पाया जाता है। जो खारा होता है यानी जो बेकार होता है, यानी उसका नहीं हम उपयोग यूज पीने में कर सकते हैं, नहीं उसका खाने में, नहीं कपड़ा धोने में, नहीं नहाने में यूज कर सकते हैं। अगले पॉइंट समझते हैं। वो विश्व के कुल जल का यानी मान लेते हैं विश्व के कुल जल का 2.5% जल पीने योग्य है। विश्व के कुल जल का
2.5% जल ही क्या पीने योग्य है विश्व के, यानी पूरे संसार के जल को अगर मान लेते हैं 100% मान लेते हैं, तो विश्व के कुल जल का 2.5% जल पीने योग्य है। यानी कि कहा जाए जो मीठा है, जो कहाँ कहाँ पाया जाता है मेरे भाई, तो है ना जो भूमि के अंदर पाया जाता है। मतलब हम है ना जैसे भूमि के अंदर मोटर चलाकर हम पानी को मतलब प्राप्त कर लेते हैं, और चापाकल हैंडपंप चलाकर मतलब पानी को प्राप्त कर लेते हैं। नदियों में होता है, तालाबों में होता है, झीलों में होता है, झीलों का पानी भी मीठा होता है, पीने योग्य है। तो विश्व के कुल जल का 2.5% जल पीने योग्य है, जो मीठा है। जो कहाँ होता है भाई, आपका बोले भूमिगत जल को पीते हैं हम लोग, नदी का पानी पीते हैं हम लोग, तालाब का पानी पीते हैं, झील का पानी पीते हैं। अगले बात समझते हैं मेरे भाई, जल स्रोत। जिस स्रोत से जल की प्राप्ति होती है, हमने क्या बोले मेरे भाई, जिस स्रोत से जल की प्राप्ति होती है उसे जल स्रोत कहते हैं। हम क्या बोले भाई, जिस स्रोत से जल की प्राप्ति होती है उसे जल स्रोत कहते हैं। जल स्रोत विभिन्न रूपों में, अलग अलग रूपों में क्या होता है मेरे भाई, पाया जाता है। पहली बात समझेंगे, जल स्रोत हम बोले विभिन्न रूपों में, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। पहला जल होता है भूपृष्ठीय जल। भू मतलब भूमि, पृथ्वी, पृष्ठीय मतलब ऊपर, भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर जो जल होते हैं, 2 प्रकार के। अगला तीसरा आपका विभिन्न अलग अलग रूपों में जल स्रोत पाया जाता है, प्राप्त करते हैं। तीसरा वायुमंडलीय जल, जो वर्षा का जल होता है। चौथा महासागरीय जल, यानी जो समुद्र में पाया जाता है। तो चलिए समझते हैं आगे। जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का क्या प्रत्यक्ष उपयोग, यानी आमने सामने उपयोग, यानी ढेर है। हम क्या बोले, मैं जीवन में अपने लाइफ में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का क्या है, प्रत्यक्ष उपयोग, यानी ज्यादा जो उपयोग हम लोग करते हैं भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का उपयोग करते हैं, ज्यादा उपयोग होता है, प्रत्यक्ष देखने के लिए मिलता है। चलिए समझते हैं आगे वो पॉइंट। हम भूपृष्ठीय जल अब समझते हैं किससे कहते हैं, तो वह जल जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद होता है। हम क्या बोले भाई, वह भूपृष्ठीय जल, वह जल जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद होता है, मौजूद मतलब पाया जाता है, रहता है। वह जल जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद होता है, कहने का मतलब वह जल जो धरती के ऊपर होता है, जिस उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, भूपृष्ठीय जल कहते हैं। वह जल जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद होता है, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, वह जल जो पृथ्वी के ऊपर होता है, यानी जो वह जल जो धरती के ऊपर होता है, उसे हम भूपृष्ठीय जल कहते हैं। ये जल कहाँ कहाँ होता है भाई, तो ये नदी में होता, नदी में पानी होता, नदी जो धरती के ऊपर है उसमें पानी है। ये तालाब जो है भाई धरती के ऊपर है, उसमें पानी है। ये सब कौन सा जल है, भूपृष्ठीय जल है। आपका झील जो है धरती के ऊपर है, उसमें आपका मतलब जल है, पानी है। तो वह जल जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद होता है, यानी वह जल जो धरती के ऊपर होता है, वह जल जो धरती के ऊपर पाया जाता है, धरती के ऊपर होता है, उसे हम भूपृष्ठीय जल कहते हैं। जैसे नदी का जल, तालाब का जल, झील का जल, ये सब कैसा जल है मेरे भाई, तो भूपृष्ठीय जल है। अगला समझते हैं भूमिगत जल। वैसा जल जो जमीन के नीचे, वैसा जल जो जमीन के नीचे, हम हैंड पंप चलाते हैं मेरे भाई, वो पानी कहाँ से आता है, जमीन के नीचे से आता है। कहाँ से आता है, जमीन के नीचे से, मोट है ना जो। तो वैसा जल जो जमीन के नीचे पाया जाता है, या चट्टानों के है ना, चट्टानों के नीचे पाया जाता है, वैसा जल जो जमीन के नीचे पाया जाता है उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल किसे कहते हैं मेरे भाई, वैसा जल जो जमीन के नीचे, धरती के अंदर यानी पाया जाता है, वैसा जल जो जमीन के नीचे पाया जाता है, वैसा जल जो जमीन के नीचे होता है उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। जैसे कुएं का, कुआं है ना भाई, खोदते हैं तब ये जल निकलता है, तो कहाँ होता है, नीचे होता है। नलकूप, नल से जो पानी निकालते हैं मोटर के माध्यम से, तो पानी कहाँ रहता है मेरे भाई, जमीन के नीचे होता है। ये कहाँ होता है, भूमि के नीचे होता है। हैंडपंप, हैंडपंप चलाते हैं, जो पानी आता है भाई कहाँ से आता है, नीचे से आता है। कहाँ आता है, भूमि के अंदर होता है, जमीन के नीचे होता है। हम चलाते हैं तो वो पानी क्या होता है, ऊपर होता है। चलिए आप समझे, हमें आशा करते हैं। अगले पॉइंट को हम समझते हैं, महत्वपूर्ण बातें जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की
ये 10 बड़ी नदियों में से है। ये ब्रह्मपुत्र एवं गंगा जो पूरा संसार में जो 10 बड़ी नदी है, उस 10 नदी में से ये ब्रह्मपुत्र और गंगा भी क्या है, बड़ी नदी है। उसी 10 नदी में से ब्रह्मपुत्र एवं गंगा भी क्या है, बड़ी, सबसे बड़ी नदी है, वही 10 में से है। तो ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की, संसार की 10 बड़ी नदियों में से है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। ब्रह्मपुत्र जो है विश्व का यानी विश्व की 8वीं बड़ी नदी है और गंगा विश्व की 10वीं सबसे बड़ी नदी है। हम क्या बोले भाई, ब्रह्मपुत्र, ये आपका जो है भारत के ऊपर में तिब्बत है। कहाँ है मेरे भाई, भारत के ऊपर में तिब्बत है और ये अब चीन में चला गया है। तो वहाँ से ये, वहाँ पर ये नदी को हम कहते हैं क्या बोलते हैं, सांगपो। क्या बोलते हैं भाई मेरे भाई, सांगपो। और उसका पानी जो है भाई, है ना, कहने का मतलब असम में आता है। असम में मतलब जैसे ये प्रवाहित होता है तो इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और इसकी लंबाई, ब्रह्मपुत्र में इस नदी की लंबाई वहाँ से निकलती है, लेकिन वो वहाँ ज़्यादा लंबाई में वहाँ ये नहीं है तिब्बत में। वहाँ से निकलने के बाद इसका लंबाई जो सबसे अधिक है कहाँ पर, असम में है। तो असम में इसी नदी को क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। क्या कहा जाता है, बस असम में ये जब नदी ये प्रवाहित होता है तो इसको हम इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। तो बताइए मेरे भाई, है ना, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक, बंगाल में बाढ़ लाने का काम कौन सी नदी करती है, तो दामोदर नदी। और असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के कारण असम में बाढ़ आती है हमेशा। और बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि हर साल बाढ़ लाने का काम करती है। तो जैसे ये नदी आपका जो है, कहने का मतलब तिब्बत से निकलने के बाद असम में प्रवाहित होती है, असम, तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा और असम में आने के बाद इसके पानी बंगाल के होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या आता है, ये गिर जाता है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। ब्रह्मपुत्र विश्व की 8वीं बड़ी नदी है और गंगा विश्व की 10वीं सबसे बड़ी नदी है हमारी गंगा। चलिए और समझते हैं सबसे बड़ी नदी पूरे दुनिया की। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। विश्व की, पूरे संसार की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी मेरे भाई नील नदी है। तो आशा करते हैं, आई होप आप सभी को समझ आया होगा मेरे भाई एवं बहना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई, है ना, वीडियो आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भाई बहना को यहाँ से लाभ मिल सके। इसके लिए हम बोले, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।